Dear students, today I will discuss on factors affecting agriculture. This is one of the most important topic for discussion, though it seems to be very simple. Even in examinations, such questions are asked and students in non-serious fashion attempt this question writing whatever they feel like, and no rational answer has been given by the students. They feel this is one of the easiest thing which they can attempt on the question paper. Dear students, you have to be serious. The factors affecting agriculture, it is a combination of physical factors, combination of social factors, combination of cultural factors, combination of economic factors, combination of political factors, and so on. Lots and lots of combinations you will find in it. Even the factors that affected agriculture and are affecting agriculture is a continuous process. In 18th century, in 19th century, in 20th century and 21st century, some factors are very common, but other factors have originated with the passage of time, with the passage of advancement of man's culture, with the passage of advancement of टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। तो ये जो कृषि को प्रभावित करने वाले कारक जो टॉपिक है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पर ये इतना सरल टॉपिक नहीं है जितना सुनने को आता है, सुनने को मिलता है। और प्रश्न पत्र में बच्चे बहुत सरलता से इसको करने का प्रयास करते हैं, और कहानी के तौर पे लिखना एक अलग बात है, तथ्यों के साथ आप अपने आंसर्स को प्रोवाइड करते हैं, वो अलग चीज होती है। विभिन्न भौतिक कारक है, विभिन्न सामाजिक कारक है, विभिन्न सांस्कृतिक कारक है, विभिन्न आर्थिक कारक है, विभिन्न राजनीतिक कारक है। सभी का असर कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलापों में देखने को मिलता है। कृषि हमारी पुरानी परंपरा है, मानव सभ्यता कृषि से जुड़ी हुई है। तो इसलिए 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी, 21वीं सदी में कुछ कारक तो वही हैं, पर साथ ही तकनीकी ज्ञान, फिर उसके बाद आपके उन्नत बीज, पर्यावरण में परिवर्तन आदि के कारण बहुत सारे कारक नए नए हमारे सामने में देखने को मिलते हैं, नए नए मुद्दे सामने में आते हैं। जनसंख्या का भार, लोगों की मांग इत्यादि सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर पर विशेष तौर से ध्यान देंगे, और इसमें लगभग मैंने 50 स्लाइड्स बनाई हैं जो आपके लिए अति उपयोगी साबित होंगी। पर शर्त यह है कि आपको मन लगाना पड़ेगा, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और अपने को तैयार करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। Geography of agriculture is highly different in structure and spatial processes and patterns that of industrial and service sector. कृषि भूगोल जो है अन्य औद्योगिक और सेवा संबंधी जितने भी सेक्टर्स है उससे यह भिन्न है। Growth and development of agriculture is always directed and determined by physical, economic, social and political factors.
कृषि के विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारक मुख्य रूप से प्रभावी रहे हैं। Agriculture is a land-based activity spread in different types of physical environment. कृषि और कृषि आधारित क्रियाकलाप भूमि से जुड़ी हुई है और यह भूमि विभिन्न भौतिक पर्यावरणीय दशाओं में उपलब्ध है। Human factors include industry and services. It is largely governed by own or market decisions. मानवीय कारक जो हैं मुख्य रूप से उद्योग और सेवाओं से जुड़ी हुई हैं, जो निजी हैं और मार्केट बाजार और निजी जो हैं इन पर आधारित होता है कृषि उत्पादन और कृषि संबंधित कार्य। However, it has been realized that environment, physical factors set the broad limits, maxima and minima in terms of climate, temperature, precipitation, soil, drainage, relief, and terrain, etc., of what can be grown where. फिर भी यह हम मानते हैं कि भौतिक पर्यावरण जो है मुख्य रूप से मोटे तौर पे औसतन तौर पर एक लिमिट सेट करती है कृषि कार्य के लिए, और वो लिमिट जो है वो किसके संदर्भ में होता है? जलवायु के संबंध में होता है, तापमान के संबंध में होता है, वर्षण के संबंध में होता है, मिट्टी के संदर्भ में होता है, अववाह तंत्र के संबंध में होता है, भौतिक संरचना के संबंध में होता है इत्यादि। While human agency work through social, cultural, economic, technological, political, economy, and environment, polity, and global international market demand factors provide the choice and decision which ultimately decide within the broad physical limits. जब ह्यूमन एजेंसीज कार्य करते हैं और सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक इत्यादि पॉलिसीज जो हैं वह ह्यूमन एजेंसीज के माध्यम से लागू होती हैं। ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट में जो मांग के जो कारक हैं वो हमारे चॉइस और हमारी जो डिसीजंस हैं, सोच है, हमारी चॉइस है, वह मुख्य रूप से डिसाइड करती हैं कि व्हाट कैन बी ग्रोन, हमें क्या उगाना चाहिए, हाउ कैन बी ग्रोन, कैसे हमें उगाना चाहिए, वेयर कैन बी ग्रोन, किस जगह उगाना चाहिए, हाउ मच टू बी ग्रोन, कितने क्वांटिटी में हमें उगाना चाहिए, एंड सो ऑन। अब फैक्टर्स क्या हैं उसके बारे में हम प्रकाश डालते हैं। The factors that affect agriculture practices can be categorized into 4 groups: natural, social and cultural, economic and political. जो कृषि को प्रभावित करने के कारक हैं उनको मुख्य रूप से हम 4 वर्गों में रखते हैं: प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक, तीसरा है आर्थिक और चौथा राजनीतिक कारक। अब एक एक करके हम विभिन्न कारकों पर डिटेल एनालिसिस करेंगे और आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं नेचुरल फैक्टर्स, प्राकृतिक कारक। इस कैटेगरी के अंतर्गत हम लेते हैं जलवायु, मिट्टी और धरातलीय संरचना, दैट इज रिलीफ। Climate directly and indirectly plays the dominant role in the location, agricultural topology, and spatial pattern. Chief climate elements are photosynthesis, temperature, moisture, precipitation, and wind system. जलवायु जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अहम भूमिका अदा करती है लोकेशन के संदर्भ में, कृषि के संदर्भ में, और जलवायु के मुख्य जो तत्व हैं वो हमें किस माध्यम से दिखते हैं? फोटोसिंथेसिस के माध्यम से दिखता है, तापमान के माध्यम से समझ में आता है, आर्द्रता के माध्यम से आता है, वर्षण के माध्यम से और विंड सिस्टम के माध्यम से पता चलता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? By this process, plants take solar energy and prepare their food as starch and sugar, and tissues grow organically. फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से हरे पत्तेदार
जो पेड़ पौधे हैं वो अपने खाद्य सामग्री एज शुगर एंड स्टार्च जो है वो बनाते हैं और अपने टिश्यूज, जिसके माध्यम से उनके टिश्यूज जो हैं वो बढ़ते हैं ऑर्गेनिकली। नियर इक्वेटर नेट फोटोसिंथेसिस इज लोअर। भूमध्य रेखा के आसपास औसतीय फोटोसिंथेसिस जो है वो कम है। एंड हायर इन द पोलवर्ड लैटिट्यूड। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर ध्रुवों की ओर जाते हैं, इसकी जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है। नेट फोटोसिंथेसिस इज हाईएस्ट इन मिड लैटिट्यूड्स। इस प्रकार से देखें तो मिड लैटिट्यूड्स में, टेम्परेट रीजन्स में फोटोसिंथेसिस की मात्रा अधिक होती है। तो ये अति उत्तम क्षेत्र है जहां कृषि कार्य बहुत सरलता से, बहुत अच्छे तरीके से संभव है। However, the situation of low net photosynthesis is compensated in that tropics by year-round growing period with sufficient temperature for the growth of the plant. ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स है, यहाँ फोटोसिंथेसिस जो है इक्वेटर के आसपास कम है, पर वर्ष भर ग्रोइंग पीरियड होने के नाते इनको सफिशिएंट मात्रा में तापमान मिलता है जिससे प्लांट्स वो बढ़ सकते हैं। हेंस ट्रॉपिक एंजॉय ईयर राउंड ग्रोइंग सीजन। इसी वजह से आप देखेंगे जो ट्रॉपिकल एरियाज है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहां वर्ष भर कृषि कार्य संभव है। अब हम तापमान पर चर्चा करते हैं। It plays a major role since the germination of seed, growth and harvest. बीज जो है वो टेम्परेचर के आधार पर ही अंकुरित होती है, बढ़ती है और आगे चल के फसल के रूप में हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। In fact, temperature determines the length of growing season as well as latitudinal and altitudinal limits of different crops. तापमान एक ऐसी तत्व है, कृषि को निर्धारित करने की तत्व है, जिसके माध्यम से हम ग्रोइंग सीजन जो है उसकी अवधि कंट्रोल होती है, अक्षांशीय और आप ऊंचाई के संदर्भ में भी आप तापमान जो है फसल उगाने के जो बॉर्डर एरियाज हैं उसको वो कंट्रोल करती है। Mean daily temperature of optimum growth and tailoring is 15 to 20 degree Celsius. The rate of growth will decline as temperature rises above the optimum range. Mean daily temperature of optimum growth जो है वो आपका कितना है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। और द रेट ऑफ ग्रोथ विल डिक्लाइन, और जो पौधों के जो वृद्धि या पौधों के विकास की जो औसतनीय तापमान है वो टेम्परेचर डिक्लाइन करती है जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, एल्टीट्यूडनल ऊपर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो वो कम होने लगता है, जो एक बाधक के रूप में हमारे सामने रहता है। Extreme temperatures have large impact on grain field than on vegetative growth because of increased minimum temperature. Thus, the ability of the crop reduces and it is not efficiently able to fill the grain or fruit. Extreme temperatures यानी अति तापमान की दशाओं में जो पेड़ पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ तो होती है, पर उसके भीतर बीज में जो विकास होनी चाहिए वो विकास सही रूप से नहीं होता है, और इससे क्या है, फसल प्रभावित होता है और उत्पादन सही नहीं होता है। विथ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर क्रॉप्स ऑल्सो वेरी। तापमान के अंतर में के साथ साथ आप देखेंगे फसलों में भी अंतर पाया जाता है। जैसे सम क्रॉप्स रिक्वायर हाई टेम्परेचर, कुछ ऐसे फसल हैं जिसको उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पे है चावल, जूट, चाय, गन्ना, कपास, केला इत्यादि। इन मॉनसून रीजन्स ड्यूरिंग समर with high humidity, tropical crops grow, while in winter season, temperate crops can be grown easily. मॉनसूनी देशों में
ग्रीष्म काल में आर्द्रता अधिक होने के कारण ट्रॉपिकल फसल हम उगा सकते हैं गर्मियों में, और जाड़ों में इनकी जो दशाएं वो टेम्परेट दशाएं हो जाती हैं, और टेम्परेट फसलें जो हैं उनको हम सरलता से उगा सकते हैं। इसलिए मानसूनी क्षेत्र में हम ट्रॉपिकल क्रॉप्स भी उगाते हैं और जाड़े में हम टेम्परेट क्रॉप्स भी उगा सकते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं आर्द्रता पर, मॉइस्चर। Too much of moisture in plants and in the soil can have negative effect on agriculture, like excessive soil erosion, reduced crop yield, etc. अधिक आर्द्रता या अधिक मॉइस्चर की वजह से पेड़ों को नुकसान भी पहुंचता है, और मिट्टियों में भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे मृदा इरोजन, सॉइल इरोजन जैसे है, और इसके वजह से जो रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड, उत्पादन जो है, उत्पादकता में कमी आपको देखने को मिलेगी। टू मच ऑफ मॉइस्चर में rot the roots and the plant will not able to get oxygen from the soil. ज्यादा पानी के ठहराव की वजह से पेड़ों के जड़ सड़ जाते हैं और ऑक्सीजन नहीं लेने के वजह से पेड़ मर जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रेसिपिटेशन, वर्षण। इट प्लेज अ मेजर रोल एज इट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ मॉइस्चर सप्लाई टू द सॉइल। यह प्राकृतिक तरीके से एक कार्य होती है जिसमें मिट्टी को आर्द्रता प्राकृतिक तरीके से प्राप्त होती है। रेनफॉल has a dramatic effect on agriculture. कृषि पर वर्षा का प्रभाव नाटकीय तरीके से रहता है। A regular pattern of rain is usually vital to heavy plants. बड़े पेड़, भारी पेड़ों के लिए रेगुलर वर्षा की आवश्यकता होती है। टू मच और टू लिटिल रेन कैन बी हार्मफुल। अगर कम वर्षा हो तो भी नुकसानकारक है, अधिक वर्षा हो तो भी नुकसानकारक है। एंड एवर डिवास्टेटिंग टू द क्रॉप्स, और इससे फसल नुकसान भी होता है। तो सही मात्रा में सही समय पर वर्षा का होना अति आवश्यक है। इन एरियाज विथ वेट एंड ड्राई सीजन, सॉइल न्यूट्रिएंट्स डिमिनिश and erosion increases during wet season. उन क्षेत्रों में जहां वेट एंड ड्राई सीजन्स पाई जाती है वहां सॉइल की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो घटने लगती है, सॉइल इरोजन बढ़ जाता है वेट सीजन में। और फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट्स ऑफ रेनफॉल, वर्षा का प्रभाव क्या क्या है उसके बारे में हम प्रकाश डालते हैं। पहला है डिटरमाइंस क्रॉपिंग पैटर्न। वर्षा के वजह से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा फसल लगाने का जो तंत्र है वो कैसा होगा। डिसीजन ऑन लैंड प्रिपरेशन, भूमि की तैयारी भी वर्षा के आधार पर होता है कि कब मिट्टी को हम बोएंगे, कब मिट्टी को वो प्लाऊ करेंगे, टिल करेंगे, कब हम इरिगेशन करेंगे, कब हम प्लांट प्रोटेक्शन में वो दवाओं छिड़काएंगे, एंड सो ऑन। Rain analysis for designing farm ponds, tanks and irrigation projects. वर्षा का विश्लेषण के साथ ही हम तालाब, टैंक और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचते हैं और डिजाइन करते हैं। अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्टेट्स क्रॉप प्रोडक्टिविटी। वर्षा की मात्रा जो है हमको डिसाइड करती है कि फसल की उत्पादकता कैसी होगी। High intensity rainfall leads to flood and soil erosion. अधिक वर्षा जो है वो बाढ़ की परिस्थिति हमारे सामने लाती है, और बाढ़ के साथ साथ मृदा अपरदन भी आपको देखने को मिलता है। Deficient and timely rain leads to drought. जब कम वर्षा होती है तब सूखा की परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है। डिग्री ऑफ रेनफॉल देखिए, और इसमें हेवी रेनफॉल एरियाज में हम कौन से फसल उगा सकते हैं। पैडी है, टी है, जूट है, शुगर केन है। नॉर्मल रेनफॉल में गेहूं है, कपास है, भुट्टा है और ग्राउंड नट्स हैं। और कम वर्षा के क्षेत्र में ज्वार, बाजरा, बार्ली, पल्सेस इत्यादि। ओवर हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस रिसीव्स 25 to 100 centimeter annual precipitation.
1/10 of the area receives 178 centimeter of rainfall, और 1/12 of the area receives over 254 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। एक मोटे तौर पे पूरे पृथ्वी के सतह पर वर्षा की मात्रा कितनी कितने क्षेत्र में है उसके बारे में आपको मैंने बताया। The rate of evaporation and evapotranspiration and the pattern and trend of conditions of relative humidity at the time of sowing, germination, growing, maturing, and harvesting do affect the crop condition and quality. Evaporation और evapotranspiration जो है और जो relative humidity है, सापेक्षिक आर्द्रता, ये सारी चीजें जो हैं वो आपका जो है वो गवर्न करती है सोइंग सीजन का, जर्मिनेशन यानी अंकुरन का, पेड़ के बढ़ने का, पेड़ में फल आने का, पेड़ को काटने का, ये सारी चीजें जो हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवोट्रांसपिरेशन, सापेक्षिक आर्द्रता, ये सब प्रभावित करती है। और ये सब के वजह से जो है क्रॉप कंडीशन में जो क्वालिटी कैसी, हमारी फसल कैसी रही इस बार, उत्पादकता कैसी रही, सब इसी पर आधारित है। Evaporation is higher in tropical regions and subtropical regions. Hence, these areas require more moisture. क्योंकि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में तापमान अधिक होने के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है, तो इन क्षेत्रों में पानी की आवश्यकता अधिक होती है। 10. Less the rainfall, higher is its variability. Torrential rainfall leads to speedy runoff. इस प्रकार से आप देखें तो वर्षा, कम वर्षा यानी डामाडोल की परिस्थिति अधिक, और भारी वर्षा जो है वो क्या करती है, पानी जो सतह पे गिरता है वो जल्दी से बह जाता है। स्लो स्पीड रेनफॉल क्या होता है, जब धीरे धीरे पानी बरसता है तो वो क्या करता है, सॉइल मॉइस्चर रिचार्ज करता है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल भरता है, और ग्राउंड की रिजर्वॉयर्स जो है उसमें पानी की सतह बढ़ जाती है, एंड सो ऑन। स्लो स्पीड रेनफॉल अगर देखा जाए तो अधिक इफेक्टिव होता है एज इन टेम्परेट एंड क्ले सॉइल रीजन्स। तो स्लो स्पीड में अगर वर्षा धीरे धीरे झिमिर झिमिर पानी बरस रहा है तो वो कृषि के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब हम विंड सिस्टम से संबंधित बातें करते हैं। Wind direction and velocity have significant influence on crop growth. Wind increases the turbulence, thus increasing the supply of carbon dioxide to the plants, resulting in greater photosynthesis rate. Wind की दिशा और वेग दोनों ही प्लांट के ग्रोथ में प्रभावी होती है। जितना हवा चलेगी, जितना हवा में टर्बुलेंस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सप्लाई होगा प्लांट्स में, और फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। विंड ऑल्टर्स द बैलेंस ऑफ हार्मोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। विंड इंक्रीजेस द इथिलीन प्रोडक्शन इन बार्ली एंड राइस। विंड डिक्रीजेस गिबरलिक एसिड कंटेंट इन रूट्स एंड शूट्स इन राइस, और नाइट्रोजन कंटेंट इन बोथ बार्ली एंड राइस इंक्रीजेस विद विंड स्पीड। विंड स्पीड जो है हार्मोन्स के बैलेंस को बदलती है, और बार्ली और राइस में जो इथिलीन प्रोडक्शन होता है, एक गैस है पॉइजनस गैस, वो विंड जो है इथिलीन इंक्रीजेस द इथिलीन प्रोडक्शन, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो बढ़ जाती है। विंड डिक्रीजेस, रूट में जो एसिड कंटेंट होता है, हवा उसको कम करती है तेज हवा की वजह से। नाइट्रोजन कंटेंट जो है बार्ली और राइस में बढ़ जाती है विंड स्पीड के वजह से। तो इस तरीके से विंड सिस्टम जो है, विंड की डायरेक्शन, विंड की वेलोसिटी फसल के उत्पादन, फसल के वृद्धि आदि को बड़ी मात्रा में प्रभावित करती है। फोटोसिंथेसिस के मात्रा में तरीके से, हार्मोन्स के तरीके से, और रूट्स में नाइट्रोजन कंटेंट के तरीके से आप देख सकते हैं।
विंड इन्फ्लुएंसेस क्रॉप प्रोडक्शन इन टू वेज। हवा जो है फसल के उत्पादन को दो मुख्य तरीके से प्रभावित करती है। पहला आपका है फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट। फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट में क्या होता है उसकी हम चर्चा करें। increases cuticular transpiration than stomatal transpiration। इसमें क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो होती है वो बढ़ जाती है, स्टमेटल ट्रांसपिरेशन जो है वो कम रहती है। और स्टिमिटल क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो है वो आपके स्टेम्स के भीतर जो मूवमेंट है अप ऊपर से नीचे ये सबको बढ़ाती है। हॉट विंड एक्सेलरेट्स द ड्राइंग ऑफ प्लांट्स। गर्म हवाएं जो है प्लांट को शुष्क कर देती है, रिप्लेसिंग ह्यूमिड एयर बाय ड्राई इन द इनर cellular spaces. Wind increases turbulence in the atmosphere and availability of CO2 is increased. Wind वेग बढ़ने से पर्यावरण से CO2 की मात्रा पेड़ पौधों को अधिक मिलती है। Beyond a certain wind speed, the rate of photosynthesis becomes content. तो विंड के प्रभाव, फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट आप देखिए, ट्रांसपिरेशन में देखिए, फोटोसिंथेसिस में देखिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड़ के सूखने में, पेड़ के भीतर अगर आर्द्रता ज्यादा है तो हॉट विंड्स जो है उसको सही मात्रा में सुखा देती है, जिससे पेड़ सड़ने और गलने से बच जाते हैं। अब दूसरा प्रभाव क्या है, वो है आपका यांत्रिक प्रभाव, मैकेनिकल इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स। स्ट्रॉन्ग विंड डैमेजेस द शूट्स। तेज हवा चलेगी तो पेड़ झुक जाएंगे, तो वो डैमेज हो गई। लॉगिंग, एक के ऊपर एक गिरने लगते हैं। फ्लावरिंग एंड फूड शेडिंग, फूल टूट के गिरते हैं, फल टूट के गिरते हैं। फिर क्रॉप्स एंड ट्रीज विद शैलो रूट्स आर अपरूटेड। जो हल्के जड़ वाले पेड़ होते हैं वो उखड़ के गिर पड़ते हैं। कोल्ड विंड इंक्रीजेस चिलिंग इंजरीज। ठंडी हवाएं जो है वो एक चिलिंग इफेक्ट लाती हैं, वो पेड़ अपने आप कुकुड़ जाती है। कॉजेस सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन भी एक प्रभाव है। फिर सॉइल डिपोजिशन कॉजेस पुअर एक्सेलरेशन इन रूट जोन। ज्यादा मिट्टी के जमाव से जड़ में जो हवा मिलती है वो हवा नहीं मिलेगी, कम हो जाएगी, चोक हो जाएगी, जिससे पेड़ पौधे मर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जलवायु के बाद रिलीफ। रिलीफ एंड एग्रीकल्चर आर सिंक्रोनाइज्ड विद ईच अदर। रिलीफ मतलब उच्चावचन और कृषि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। It is also one of the major conditions that affect different crops. Relief is the difference of height between the highest and the lowest points in the region. Maximum concentration of agriculture is in the plains as compared to the plateaus and mountain areas. Rugged topography is not favorable for agriculture. Two important factors of relief are altitude and gradient. Relief जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और ज्यादातर आप देखते हैं कृषि मैदानी क्षेत्र में होता है, पठारी और पर्वतीय क्षेत्र की अपेक्षा में। उबड़ खाबड़ टोपोग्राफी वाले क्षेत्र में भी कृषि कम होता है। तो इस प्रकार से रिलीफ के अंतर्गत दो बातें आती हैं, एक तो है एल्टीट्यूड, दूसरा आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब ढाल। Altitude mainly functions as a climatic variable in agriculture. Growing season length decreases as temperature decreases progressively upward and pathogenic processes rear slower and thin soils cover is found. ग्रोइंग सीजन जो है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट के साथ आप ऊपर चलेंगे, जो ग्रोइंग सीजन है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। कारण क्योंकि जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान भी कम होने लगता है। हाई एल्टीट्यूड ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ क्रॉप्स टू बी रेज्ड। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो फसल में बहुत ही कम फसल ऐसे होते हैं जो उच्च एल्टीट्यूड्स में हम उगा सकते हैं, तो उनकी संख्या कम हो जाती है। ओनली कोल्ड रेजिडेंट क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। जो ठंडे को बर्दाश्त कर सकते हैं ऐसे ही फसल का हम कृषि कर सकते हैं, जैसे ओट है, बार्ली है, फॉडर है, विभिन्न प्रकार के घास हैं एंड सो ऑन। इनफैक्ट ईल्ड्स आर ऑल्सो लेटर। और
उच्च एल्टीट्यूड्स में उत्पादन जो है वो भी कम होता है. Thus, elevation plays a major role in the health and growth of plants. Next आता है sunlight. Plants in higher altitude typically receive more direct sunlight, and that too of special variety which has shortwave radiation. But if shortwave radiation exceeds a certain amount, it is harmful also. Higher altitudes में जो पेड़ पौधे हैं वो direct sunlight receive करते हैं और वही स्पेशल वैरायटी के प्लांट उगाए जाते हैं जो शॉर्ट वेव रेडिएशन को बर्दाश्त कर सकते हैं. शॉर्ट वेव रेडिएशन अगर कुछ मात्रा में बढ़ जाती है तो वो पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक भी होती है. नेक्स्ट है वाटर. हायर एलिवेशन प्लांट्स टिपिकली रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल. उच्च एल्टीट्यूड्स में वर्षा अधिक होती है और पानी जो है विच ट्रिकल्स डाउन स्ट्रीम्स और झरने के माध्यम से पानी बहता है. सो दे आर लेस अफेक्टेड बाय ड्रॉट्स. इस वजह से यहाँ सूखा या पानी के अभाव से पेड़ कम मरते हैं. न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व. Nutrients in the soil are affected both by elevation and location. Climate की चर्चा करते हैं तो in higher altitude the wind and coldness becomes a large factor in vegetation development. उच्च एल्टीट्यूड्स में उच्च अक्षांशों में विंड और कोल्डनेस जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है और वो लार्जली कृषि के विकास को या वेजिटेशन डेवलपमेंट को गवर्न करता है. Plants in higher altitudes can withstand both freezing temperatures and a lot of direct sunlight throughout the day. उच्च एल्टीट्यूड्स में जो प्लांट हैं वो थोड़े से रफ एंड टफ होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट्स को भी वो बर्दाश्त कर सकते हैं और डायरेक्ट सनलाइट थ्रू आउट द डे भी बर्दाश्त कर सकते हैं. ग्रेडियंट जैसा कि हमने बताया ये ढाल है. Slopes bear significant impact on land use and settlements. Steep slopes soils are thinner. जहाँ ढाल अधिक है वहाँ मिट्टी की जो परत है वो बहुत पतली होती है. In northern hemisphere, south-facing slopes enjoy more intensive insolation than the northern-facing slopes. उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण के तरफ फेस करने वाले जो ढाल हैं वह सनलाइट ज्यादा मिलती है उनको और नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स को सनलाइट कम मिलती है. द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेडियंट इज बोथ डायरेक्ट एंड इम्पैक्ट. ढाल का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से हम देखते हैं. प्रत्यक्ष प्रभाव में रेस्ट्रिक्शन ऑन कल्टीवेशन की कल्टीवेशन जो है वो सीमित होती है. While indirect impact includes indirectly या अप्रत्यक्ष तरीके से जो प्रभाव होता है वो सनशाइन के माध्यम से होता है, तापमान के माध्यम से होता है, मिट्टी के माध्यम से होता है, सॉइल इरोजन के माध्यम से होता है, वाटर लेवल इत्यादि के माध्यम से होता है. अब हम जियोलॉजी की भी बात करते हैं. It also affects farming significantly in many areas. Agriculture soil requires the right balance of minerals, so knowledge of geology is equally important. Next आता है हमारी मिट्टी. It is considered to be the backbone of agriculture. All important economic activities including farming, animal husbandry, industrial activities are all dependent on it. मिट्टी जो है कृषि की बैकबोन है और मिट्टी पर ही आधारित हमारे प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं जैसे फार्मिंग है, पशुपालन है, औद्योगिक क्रियाएं हैं इत्यादि इत्यादि. विल्कॉक्स महोदय ने कहा है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद सॉइल. Thus, soil is a natural body developed by natural forces acting on natural minerals. इस प्रकार से मिट्टी एक प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक तरीके से इसका विकास हुआ है, प्राकृतिक बल इस पे लगे हैं और प्राकृतिक खनिज तत्वों को से ही मिट्टी बनी है.
जसवीर सिंह और ढिल्लन के अनुसार soil provides essential materials on which agriculture is based. Therefore, comprehensive survey of geography of agriculture should include a fairly thorough treatment of soil. सॉइल के कंपोनेंट्स आप देखें में सॉइल में क्या क्या पाए जाते हैं। खनिज पाई जाती है, मिनरल्स, ऑर्गेनिक तत्व पाए जाते हैं, पानी पाया जाता है, सॉइल, एयर पाया जाता है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ सॉइल जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट और रिलीफ। पेरेंट मटेरियल का प्रभाव वेजिटेशन में पड़ता है, क्लाइमेट का प्रभाव मिट्टी में पड़ता है, हमारे फौना में पड़ता है और बैक्टीरिया के फॉर्मेशंस में पड़ता है। रिलीफ जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज में पड़ता है। इन अदर वर्ड्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, वाटर, सॉइल, एयर कंट्रोल 90% ऑफ सॉइल नेचर। इस प्रकार से मिनरल्स, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स, पानी और मिट्टी में पाई जाने वाली हवा जो है सॉइल की प्रकृति को 90% कंट्रोल करती है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन ये है इक्वेशन है। इस इक्वेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से मिट्टी बनती है। S बराबर FClOrPt। इसमें सब बताया गया। S क्या है? क्वालिटी ऑफ सॉइल, Fe मतलब फंक्शन ऑफ सॉइल, Cl मतलब क्लाइमेट, O मतलब ऑर्गेनिज्म, R मतलब रिलीफ, P मतलब पेरेंट मटेरियल और T मतलब टाइम। Thus soil formation depends on active and passive processes. इस प्रकार से देखिए तो मिट्टी का निर्माण जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता है और एक लंबी अवधि लगती है मिट्टी बनने में। For active processes, energy is received from water, air and biosphere, and in active processes, energy is received from parent material, relief and time. Types of soil के बारे में यहाँ बताया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ सैंड कंटेंट, बालू के मात्रा के हिसाब से सैंडी सॉइल, एलुवियल सॉइल और आपका क्लेई सॉइल। दूसरा आपको बताएगा ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी में गोयट सॉइल जो सेटलमेंट एरियाज के आसपास पाया जाता है, माझर सॉइल जो कम फर्टाइल होता है और बैल्ड सॉइल जो है जो फर्टाइल नहीं होता है। The primary nutrient materials are nitrogen, phosphorus and potassium. मिट्टी में जो important nutrient materials होता है वो है आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। और सेकेंडरी जो है गौड़ न्यूट्रिएंट मटेरियल्स ऑफ सॉइल क्या है? सल्फर है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। आप देखते हैं कि कृषि में कब किस नाइट्रोजन दिया जाता है, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये मुख्य तत्व हैं। और जो गौड़ तत्व है उसमें सल्फर आता है, कैल्शियम आता है और मैग्नीशियम आता है। सॉइल की जो पीएच वैल्यू है इससे हम अम्लता का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अम्लता के बारे में प्राप्त करते हैं। इसका जो रेंज है 1 से 14 के बीच में है और अनुकूलतम रेंज क्या है कृषि फसलों के लिए? वो 5.5 से 7.5 के बीच में। ये क्या दिखाती है? इट इंडिकेट्स एसिडिटी और अल्कैलिनिटी ऑफ सॉइल। अम्लता दिखाती है, न्यूट्रल है या अल्कलाइन सॉइल है। इट इज अ मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉइल सॉल्यूशन। जहां वर्षा अधिक होती है, द नेचुरल पीएच ऑफ सॉइल टिपिकली जो है 5 और 7 के बीच में रहेगी और जो शुष्क क्षेत्र है वहां वर्षा कम होती है, वहां पीएच वैल्यू जो है औसतन तौर पे 6.5 से 9 के बीच में होगी। तो ये जो वैल्यूज हैं इसके आधार पर हम फसल लगाते हैं। पीएच वैल्यू इफेक्ट्स का प्रभाव क्या है? ये इफेक्ट करती है हमारे न्यूट्रिएंट्स पे, मिनरल्स पे एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स पे। इट डिटरमाइंस द अवेलेबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो पीएच वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और पीएच वैल्यू के जानकारी हम सबको होनी चाहिए, कृषि में जो संलग्न है उनको होनी चाहिए और आपको भी होनी चाहिए कि ये सारे कारक बहुत ही अहम के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। At a soil pH of 6.5, the highest number of nutrients are available for plant use.
अगर किसी की यहाँ की मिट्टी, किसी जगह की मिट्टी 6.5 है, तो आप समझ लीजिए वहां न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है वो मैक्सिमम है. Soil pH is important because it influences several soil factors affecting plant growth. पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है? ये सॉइल के विभिन्न फैक्टर्स को गाइड करती है जिससे हमारे प्लांट्स में वृद्धि हो, प्लांट्स सही तरीके से पनपे, फूले और हमको प्रॉपर हार्वेस्टिंग मिले. पीएच वैल्यू जो है वो गाइड क्या करती है? सॉइल बैक्टीरिया को गाइड करती है, न्यूट्रिएंट लीचिंग को गाइड करती है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को गाइड करती है, टॉक्सिक एलिमेंट्स को गाइड करती है, कम ज्यादा कंट्रोल करती है, सॉइल स्ट्रक्चर को गाइड करती है. तो पीएच वैल्यू का प्रभाव प्लांट के ग्रोथ में कितना है वो आप इन पॉइंट से देखिए कि बैक्टीरिया, मिट्टी में बैक्टीरिया को कंट्रोल कर रही है, सड़न और गलन जो होती है, न्यूट्रिएंट लीचिंग वगैरह, उसको कंट्रोल करती है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करती है, टॉक्सिक एलिमेंट्स को कंट्रोल करती है, सॉइल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है. नेक्स्ट आता है लैंड. इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फंडामेंटल एंड क्रूशियल एसेंशियल प्लेटफॉर्म ऑफ फार्मिंग. Farming occurs in more 12% of the terrestrial surface. The geographical area of land is spread is fixed in supply unless land is reclaimed, as in Netherlands, जापान एंड कोरिया. भौगोलिक भूमि कृषि के लायक जो है वो तो फिक्स्ड है और वो पूरे अर्थ में 12% ऑफ द लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग. पर बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए कृषि भूमि की मांग बढ़ रही है. कुछ देश ऐसे हैं जैसे नीदरलैंड्स है, जापान है, कोरिया है, इन क्षेत्रों में भूमि का अभाव है, तो वो समुद्र से लैंड को रिक्लेम करते हैं, रिक्लेम करके कृषि कार्य करते हैं या और भी कोई उपयोगी कार्य में भूमि को लगाते हैं. However, the limitations of climate, terrain and altitude, soil cover and type, drainage and water conditions, and other environmental factors and socio-economic and technological limitations shrink the farmland and potentialities in future. ये जो जलवायु की लिमिटेशन, एल्टीट्यूड की लिमिटेशन, टेरेन की लिमिटेशन, ड्रेनेज, वाटर कंडीशंस, ये सारे जितने भी हैं और जितने भी पर्यावरणीय कारक है, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी लिमिटेशंस जो हैं, ये हमारे फ्यूचर में फार्मलैंड को श्रिंक कर रही हैं और पोटेंशियलिटीज जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. टेरेस्ट्रियल एरिया इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन यूजेबिलिटी. जो टेरेस्ट्रियल एरिया है, जो भूमि उपयोग के लायक भूमि है, वो असमान रूप से वितरित है और इस असमानता के वजह से फ्यूचर में हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी बनता है कि कुछ जगह तो अति यूज हो रहा, कुछ जगह बिल्कुल ही हम यूज नहीं कर पा रहे. तो इन सबको देखना, समझना बहुत ही आवश्यक बनता जा रहा है. About 30% at maximum is potentially available. 20% uncontainable mountain terrain is available. ध्यान दीजिए इन आंकड़ों पे. 20% डेजर्ट है, 20% जो है वो हिम से घिरा हुआ है, and the remaining other types of land too unsuitable for a cultivation. केवल 30% हमारे पास लैंड जो है दैट इज पोटेंशियली अवेलेबल और बाकी 20% जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है, 20% हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र है, 20% हमारी हिम से ढके क्षेत्र हैं. तो इमेजिन लैंड की आवश्यकता कितनी है. नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं बायोटिक factors, biological factors. It includes a number of weeds, parasites, plants, plant disease, insect pests, and animals are some of the important factors which hamper, damage, and even destroy the cultivated crops at different stages. इसमें बहुत सारे खरपतवार होते हैं, फिर पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में बीमारियां लगती हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट्स हैं, एनिमल्स हैं जो कि पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं और डैमेज करते हैं, जिससे हमारा कल्टीवेशन जो है वो नहीं सही तरीके से हो पाता है. They are considered to be the natural competitors of cultivated crops for nutrients.
और जो फसल हम लगा रहे उसके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वीड्स है, खरपतवार है, ये एक कंपटीशन के तौर पे उनके साथ उगते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होते हैं और असली फसल को उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादकता की दृष्टि से इसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? कंटिन्यूअस वीडिंग, गुड़ाई निराई की आवश्यकता रेगुलर है। डिस्ट्रॉइंग द इंसेक्ट्स, पेस्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स इन डिफरेंट इज वेरी डिफिकल्ट। कंटिन्यूअसली हमें गुड़ाई निराई करनी है। जो इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट है, इनको मारने के लिए दवाइयां छिड़कानी पड़ेंगी। और जो जानवर, जंगली जानवर आके फसल खराब करके जाते हैं, इनसे बचाना सचमुच एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। Prevalence of crop disease and infestations by insects like locust has been a great problem, particularly in tropical and subtropical areas. उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में खास तौर से लोकस्ट का जो प्रभाव है, टिड्डी दल का जो प्रभाव है, फसलों में भयंकर होता है और इससे क्या है, फसल को नुकसान पहुंचता है। वीड्स क्या करती हैं? द वर्स्ट वीड्स आर पेरिनियल एंड नेवर डाई। कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो वर्ष भर रहते हैं और मरते ही नहीं है। बायएनुअल अंडरगो अ 2-year साइकिल। जो बायएनुअल पेड़ होते हैं वो 2 साल के साइकिल में चलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीड्स थ्राइव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में विभिन्न प्रकार के खरपतवार आपको देखने को मिलते हैं। Farmers have to practice hand weeding, hoeing and plowing downs and burying of killing weeds, which is a very tedious job. कृषकों को हाथ से पेड़ों को उखाड़ना पड़ता है, खरपतवार को उखाड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद इनको उखाड़ने के बाद जमीन में गाड़ना पड़ता है और वाकई इतना सरल कार्य नहीं है। But the most effective, although environmentally damaging, are the chemical weed killers. पर सबसे इफेक्टिव और पर्यावरणीय दृष्टि से यह डैमेजिंग भी है कि हम केमिकल वीड किलर्स छिड़काएं, स्प्रे करें और अपने मेन फसल को बचाएं। इससे हम फसल को तो बचा लेते हैं, पर रासायनिक जो प्रभाव पेड़ों पर पड़ती है वो हानिकारक होती है। इम्प्रूव ड्रेनेज कैन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मॉइस्चर लविंग वीड्स। अगर हम पानी का ड्रेनेज जो है, तंत्र जो है, वो सही से बहाव रहेगा, तो जहां ठहराव पानी का होता है वहां भी बहुत सारे खरपतवार जमते हैं। तो पानी का जमाव अगर नहीं है तो खरपतवार भी कम उगेंगे। खरपतवार के बाद हम इंसेक्ट्स, पेट्स, फंगी और बीमारियों की बात करते हैं। ऑल इंसेक्ट्स आर नॉट हार्मफुल। Insects like ants, termites, locusts, beetles, grubs, maggots, etc. are considered to be the enemies of the farmers. और ये जो इंसेक्ट्स है वो किस तरह से हार्म करते हैं? द रूट ऑफ द क्रॉप्स, पेड़ों के जड़ों को डैमेज कर देंगे, कुछ पत्तियों को डैमेज करेंगे, कुछ टहनियों को डैमेज करते हैं, कुछ फूलों को, कुछ बीजों को डैमेज करते हैं और इस प्रकार से उत्पादन में प्रभाव आपको देखने को मिलता है। लोकस जो है खास तौर से हरी पत्तियों को और टहनियों को डैमेज करती है। टीज फ्लाइज जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज की जो फार्मिंग है उसको प्रभावित करती है। रैट्स, माइस, बर्ड्स, रैबिट्स जो है वो ग्रीन क्रॉप को खाती है, जो जमे हुए ग्रेन्स कहीं रखा है तो उसको खा जाती है, तो इस तरह से नुकसान पहुंचाती है। फंगल पैरासाइट्स होती हैं जो कृषि के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, डैमेज करती हैं और प्लांट्स को कमजोर बना देती हैं। कभी कभी प्लांट्स मर भी जाते हैं। जो जनरली thrive in shady covers, attacking orchards and market gardens. Rust in wheat is a common fungal disease. Wheat is also sensitive to smut and butt fungi. तो फंगी जो है, पैरासाइट जो है, इनसे भी हमें बचना है और ये किस तरह से नुकसान पहुंचाती है उसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया। तो ये सारे ऐसे कारक हैं जो कृषि के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये टॉपिक इतना सरल नहीं है जितना दिखता है। प्रिवेंटिव केमिकल मेजर्स, रासायनिक बचाव हम कैसे कर सकते हैं? छिड़काव के अलावा हमारे पास कुछ बचता नहीं है,
इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करिए, फंगिसाइड्स का छिड़काव करिए, वीडीसाइड्स का छिड़काव करिए, तभी हम अपने पेड़ों को बचा सकते हैं। ऑल्दो देयर रिपीटेड यूज में भी हार्मफुल, बार बार इनका प्रयोग जितना कम करें वो ज्यादा अच्छा है। तो इसके वैकल्पिक उपचार भी हमको लेना है। मेजर्स थ्रू बायोलॉजिकल कंट्रोल इज बेस्ट प्रैक्टिस। जैविक तरीके से इनका नियंत्रण जो अगर किया जाए तो वो अति उत्तम है, विच नीड्स टू बी पॉपुलराइज्ड इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और इसको पॉपुलर करने के लिए विकासशील और अविकसित देशों में करना हमारा धर्म बनता है। और बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है वो पर्यावरणीय दृष्टि से भी अनुकूल है, उत्तम है। इसको प्रचार प्रसार विकासशील देशों में और अविकसित देशों में करना अति आवश्यक है। अब हम सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों पर प्रकाश डालते हैं। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स में आता है लैंड ओनरशिप, लैंड टेन्योर, सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, वर्क टाइप, क्रेडिट एक्सटेंशंस, इम्पैक्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेटअप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी आप जानते हैं, नाम क्या है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर सिस्टम इज चेंजिंग ड्यू टू चेंजिंग सोशल कल्चरल चेंजेस। कृषि तंत्र जो है समय के साथ बदल रहा है, और समय के साथ क्या बदल रहा है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन जो है कृषि तंत्र को भी बदल रहा है। वेस्टर्न एग्रीकल्चर इज ऑफ कमर्शियल टाइप। पश्चिमी कृषि जो है वो व्यापारिक तरीके से है और विस्तृत कृषि है, जिसमें फुल स्केल में हम देखते हैं मैकेनाइजेशन के माध्यम से, मशीनों के प्रयोग से कृषि किया जाता है और व्यापारिक तरीके से कृषि किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, पूर्वी क्षेत्रों में कृषि जो है वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और गहन प्रकार की कृषि होती है। इट इज हियर दैट एग्रीकल्चर इज ऑफ सबसिस्टेंस टाइप्स, और जीवन निर्वाहन कृषि पर ज्यादा बल दिया जाता है। लैंड टेन्योर। अर्लियर फार्मिंग लैंड्स वर कंट्रोल्ड बाय ग्रुप्स. Later, with technological development, most of the farming lands were controlled by individuals. Therefore, people compete against one another in buying lands. But in communist countries like Russia, China, land is under government control, not a personal property. पहले भूमि जो है समूहों में रहता था, बाद में तकनीकी विकास के साथ साथ जो है व्यक्ति विशेष अपने अधीन में भूमि को रखने लगे। धीरे धीरे आपस में लोग में होड़ बढ़ने लगी, कंपटीशन बढ़ने लगा कि किसके पास कितना ज्यादा जमीन है, तो वो जमीन भी वो खरीदने लगे। कम्युनिस्ट देशों में, रशिया और चाइना में अभी भी जमीन जो है वो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो सरकारी प्रॉपर्टी है। D.W. फ्रायर ने 4 प्रकार के लैंड टेन्योर के बारे में बताया। एक है कम्युनल टेन्योर, लार्ज स्टेट लैंड टेन्योर, फ्री होल्ड्स और टीनेंट्स। ये 4 प्रकार के लैंड टेन्योर के बारे में बताया। There has been a traditional denial in terms of lower caste regarding land tenure. Most of the poor of the world stay illiterate, landless, farm workers are or engaged in low-paid traditional employments. गरीब जो है परंपरागत तरीके से जो निम्न कास्ट के लोग हैं, उनके पास जमीन नहीं है क्योंकि वो अशिक्षित हैं, लैंडलेस फार्म वर्कर्स हैं, और उनको पैसा भी उनके पास कम है और लो पेड ट्रेडिशनल जॉब्स में वो एंगेज रहते हैं। साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स जो है वो प्ले अ डोमिनेंट रोल रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स. It is generally determined by cultural and natural factors. Regional variations in the size of land holding is due to population size, number of farmers, hereditary law, economic status. भूमि का जो आकार है वो मेजर रोल प्ले करता है कृषि के विकास में और फसल के चयन में। साथ ही हमारे सांस्कृतिक और प्राकृतिक कारक भी लैंड होल्डिंग के साइज को प्रभावित करती है। प्रादेशिक तौर पर आकार, भूमि आकार जो है जनसंख्या के वृद्धि से गाइडेड है, नंबर ऑफ फार्मर्स से गाइडेड है, हेरिडिटी लॉ से गाइडेड है और इकोनॉमिक स्टेटस से गाइडेड है। Productivity is also affected by land holding size. In bigger holdings, commercial production is possible. उत्पादकता जो है वो डिपेंड करता है कि हमारी लैंड होल्डिंग साइज कैसी है। बड़े आकार के लैंड है तो
व्यापारिक तरीके से उत्पादन पॉसिबल है तो प्रोडक्टिविटी हाई होगी और हमें प्रॉफिट अधिक मिलेगा इन कंपैरिजन टू स्मॉल होल्डिंग्स। छोटे आकार के जो लैंड होल्डिंग्स होते हैं उसके नुकसान क्या है? ऑप्टिमम प्रॉफिट जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसमें टाइम और लेबर अधिक लगता है। सब डिवीजन लीड्स टू लॉस ऑफ ग्रॉस एग्रीकल्चर लैंड। जब हम भूमि को आपस में बांटते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड यूज का जो रियल पिक्चर है वो भी घटने लगता है। लेस ऑप्शन फॉर इम्प्रूवमेंट इन प्रैक्टिसेस, हमारे पास विकल्प नहीं रहता, मशीनें ला नहीं सकते, आपको इंटेंसिव तरीके से प्रैक्टिस करना और छोटे छोटे फार्मों को मॉनिटर करना भी बहुत ही कठिन होता है। एवरेज लैंड होल्डिंग साइज इन यूरोप इज 10 एक्रेस, साउथ अमेरिका में 98 हेक्टेयर्स है, ऑस्ट्रेलिया में देखिए और ज्यादा है, और इन एशिया 5 हेक्टेयर्स और लेस। लैंड होल्डिंग बिकम्स स्मॉलर ड्यू टू, भूमि के आकार कम क्यों होते? एक तो है कि आपके जो हेरिडिटी लॉज है उसके वजह से, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर लैंड के वजह से, जब संयुक्त परिवार विखंडित होती है उसके वजह से, और फार्मर्स का लोन जब प्रेशर होता तब वो भूमि को गिरवी रख के अपना लोन वापस करते हैं। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अज्ञानता, फार्मर्स की जो अज्ञानता, इग्नोरेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में आप देखें कि देयर आर मेनी इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इट इंक्लूड्स टाइप्स ऑफ फार्मिंग, extent of modernization and improvement, else volatile price fluctuations and market beyond control of individual farmers. Major economic factors that affect agriculture are as follows: agricultural activities and entrepreneurship, specialization of a region, market, labor, mechanization and technical knowledge, family and economic administrative facilities. Many countries lack regular marketing institutions. ये देखा गया है, अधिकतर देशों में मार्केट से संबंधित संस्थाएं बहुत कम हैं। Whatever the claims of the government operated markets are sometimes highly corrupt. सरकार कुछ भी बोले, पर यह देखा गया औसतन तौर पर सरकारी नियंत्रित जो बाजार है उसमें आप कुछ कमियां आपको देखने को मिलती है। एग्रीकल्चरल इनकम्स आर लोअर फॉर मोस्ट फार्मर्स कंपेयर्ड टू अदर एंटरप्राइजेस। कृषि से जो आय है अन्य उद्यमों से कम है। इट इज बिकॉज, उसके पीछे कारण क्या है कि इसमें रिस्क है। रिस्क दोनों लेवल पे है, उत्पादन स्तर पर और कीमतों के स्तर पर। कभी कभी कीमत अधिक होती है, कभी कभी कीमत गिर जाती है, जिस वजह से इनकम जो है वो कम होता है अन्य उद्यमों से। There are hardly remunerative prices for farm products in many countries. Some farmers in most of the advanced countries in the world feel safe and secure mostly by leasing out their lands and farm buildings and machineries under corporate एग्रो बिजनेस एक्सेट्रा। फार्म प्रोडक्ट्स के जो रेम्यूनरेटिव प्राइसेस हैं वो बहुत ही कम रहते हैं, और इस वजह से जो बड़े बड़े विकसित देशों में जो फार्मर्स हैं उनको यह सुरक्षित महसूस करते हैं कि हम अपनी भूमि को लीज में दे दें, अपने लैंड्स को, फार्म बिल्डिंग्स को, और कॉर्पोरेट सेक्टर्स में दे दें। जो कॉर्पोरेट एग्रो बिजनेस करती हैं वो अपना हमारी भूमि में करें और हमको फिक्स्ड इनकम दे। तो इस तरीके से आप देखिए कि मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में विस्तार से बताया, और गंभीर रूप से आपको भी इसमें समझना है, अंडरस्टैंड करना है। और सबके घर में आपकी बैकग्राउंड, ज्यादातर हम सब का बैकग्राउंड ग्रामीण क्षेत्रों से है, और ग्रामीण क्षेत्र के होने के नाते हमारे पास भी जमीनें हैं, हम सब कृषि करते हैं, और कृषि से संबंधित इन सब मुद्दे जो आपके सामने आज हमने रखा वो सबके लिए कॉमन है। इट इज कॉमन फॉर ऑल। तो इससे निजात पाना, इससे दूर पाना, और सुरक्षित तरीके से पर्यावरणीय अनुकूलता की दृष्टि से किस प्रकार से हम कृषि कर सकते हैं, कौन से कारक जो प्रभाव कर रहे हैं, और उसको निदान हम कैसे कर सकते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, इसको अगर हम समझेंगे तो हमारे बहुत सारे जो समस्याएं हैं वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी, और कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी,
और कृषि एक ऐसा सेक्टर है जिसके बिना मानव जाति का रहना असंभव है। तो धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको सही तरीके से समझे हैं, और आगे भी हमारे और भी लेक्चर्स आएंगे। ये सारे लेक्चर्स आपके कंपटीशन के लिए बहुत यूजफुल हैं। आपके कोर्स की स्टडी के साथ साथ दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। आप जरूर हमारे जो लेक्चर्स है उसको सब्सक्राइब करेंगे, तो नए नए जो लेक्चर्स आएंगे तो वो आपको पता चलेगा। धन्यवाद।